पानीपत का युद्ध कब, कहाँ और किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णय लड़ाई लड़ी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, यज्ञास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया। पॉइंट नंबर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध जहीर उद्दीन बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जहीर उद्दीन बाबर ने लोधी को परास्त किया। सेनाबल: बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपों थी। इब्राहिम लोधी की सेना में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। अब हम जानेंगे बाबर की राजनीतिक के बारे में। आज छात्र ही नहीं बल्कि बाबर की तुलगमा और अरबा की राजनीतिक ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया। तुलगमा युद्ध नीति: इसका अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों बाएं और दाहिने और मध्य के विभाजित करना। बाएं और दाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में विभाजित करना। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का उपयोग किया जा सकता था। अरबा युद्ध की नीति: केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब तक बैलगाड़ियाँ प्रदान की जाती थी जिन्हें दुश्मन का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता था और ये जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। अरबा के पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि पीछे छिपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। युद्ध का प्रभाव: काबुलिस्तान के तिमुरिद शासक बाबर के मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया। इस जीत ने बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी और सामंतों तथा सेनापतियों वो सिपाही जो दूसरे मुल्क में लड़ाई के लिए रखे जाते थे ने लोदी को वही छोड़ दिया। उसमें से अधिकांश ने दिल्ली के नए शासक के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली के वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चले संघर्ष में अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में हो गया और अगले 300 वर्ष तक सत्ता मुगलों के बीच पास ही रही। पृष्ठभूमि: सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने दिल्ली के लिए युद्ध में बाबर हुमायूं की सेना को हराया था। हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का था। हेमू सन 1545 से 1553 तक शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार भी रहा। उसने सन
1553 से 1556 के दौरान इस्लाम शासन के महामंत्र या प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हो और इस्लाम शाह के सेना नायक चीफ ऑफ द आर्मी के रूप में भी 22 युद्ध जीते, जो कि सूरी शासन के विरुद्ध अफगान विरोध को समाप्त करने के लिए लड़े गए थे। 14 जनवरी 1556 को मुगल शासक हुमायूं दिल्ली में मृत्यु हो गई और उसके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी बना दिया गया। उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष का था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्य अभिषेक किया गया। राज्य अभिषेक के समय मुगल शासन काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों तक सीमित था। युद्ध। अकबर और उसके सुरक्षक वैरन खान ने युद्ध में भाग नहीं लिया तथा वह युद्ध के क्षेत्र में 5 कोर्स यानी 5 मील दूर तैनात थे। वैरन खान ने 13 वर्ष बाल राजा को व्यक्तिगत रूप से युद्ध के दौरान में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय उसे 5000 अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सबसे वफादार सैनिकों के एक विशेष गार्ड के साथ सुरक्षा प्रदान की गई थी और वह युद्ध के मैदान एक सुरक्षित दूरी पर तैनात था। मुगलों की एक अग्रगामी सेना की टुकड़ियों में 10,000 घुड़सवार होते थे, जिसमें से 5,000 अनुभवी सैनिक थे जो हेमू की अग्रिम पंक्तियों की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे। हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। हेमू की सेना 1500 हाथियों और उत्कृष्ट तोहफाखानों से सुरक्षित थी। हेमू 30,000 की सुरक्षित राजपूत और अफगान अश्वरोही सेना के साथ उत्कृष्ट क्रम में आगे बढ़ा। युद्ध का परिणाम। हेमू अपनी सेना बल से युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अकबर की सेना ने हेमू की आँख में तीर मारकर उसे घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया और यह घटना युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहे हेमू की हार का कारण बन गई। हेमू को फौदा पर न देकर हेमू की सेना में गड़बड़ी मच गई और इस भ्रम की स्थिति के कारण वह हार गई। युद्ध समाप्त होने के कई घंटे बाद हेमू को मृत्यु अवस्था में पाया गया और उसे शाह कुली खान महरम द्वारा पानीपत के शिविर में अकबर के डेरे पर लाया गया। हेमू के समर्थकों ने उसके सिर स्वच्छेदन बिहेंडिंग स्थान पर एक स्मारक का निर्माण करवाया, जो आज भी पानीपत में जींद रोड पर स्थित सौदापुर गांव में मौजूद है। पानीपत की तृतीय युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 फरवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील 95.5 किलोमीटर उत्तर में मराठा साम्राज्य और अफ़गानिस्तान के अहमद शाह और अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, के बीच हुआ था। इस युद्ध में 2 आप के रोहिला अफ़गान और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। सेना का बल। सेना दृष्टि से सेना ने युद्ध में अफ़गान और रोहिलों की भारी घुड़सवार सेना व तोपखानों, जिसका नेतृत्व अहमद दुरानी और नजीब-उद-दौला ने किया, ने मराठों की फ्रांसीसी आपूर्ति वाली तोपखाने व
घोड़सवार सेना को परास्त किया था। 18वीं सदी में हुई युद्धों में इसे सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें दो सेनाओं के बीच युद्धों में एक ही दिन में सबसे बड़ी संख्या में मौतें हुई थी। पृष्ठभूमि वह भूमि है जहां 21 वर्ष के मुगल मराठा युद्ध 1680 तथा 1707 के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के कारण मराठा साम्राज्य ने तेजी से विस्तार किया। पेशावर बाजीराव ने गुजरात और मालवा पर नियंत्रित कायम कर लिया था। पेशावर बाजीराव ने गुजरात और मालवा पर नियंत्रण कर लिया। यह नियंत्रण कायम कर लिया था। आखिरकार वर्ष 1737 में बाजीराव ने दिल्ली के बहरी इलाकों में मुगलों को हरा दिया और मराठा नियंत्रण के तहत दक्षिण के पूर्व मुगल प्रदेशों का अधिकांश भाग अपने कब्जे में कर लिया। इसके अहमद शाह अब्दाली के दुर्रानी साम्राज्य के साथ मराठों का सीधा टकराव हुआ। वर्ष 1759 में उसने पश्तून जनजाति की एक सेना तैयार की, जिससे पंजाब में छोटे मराठा सरदारों के खिलाफ कार्रवाई में लाभ प्राप्त हुई। इसके बाद उसने अपने भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर मराठों के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन में गंगोई दोआब के रोहिला अफगानों को शामिल किया। शुजा-उद-दौला की भूमिका एक बहुत बड़ी भूमिका माना जाता है। मराठों के साथ साथ अफगानों ने भी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को अपनी शिविर में शामिल करने की कोशिश की। जुलाई के अंत तक शुजा-उद-दौला ने अफगान रोहिला गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया, जो कि इस्लाम की सेना के रूप में जाना जाता था। मराठों के लिए यह राजनीतिक रूप से एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि शुजा-उद-दौला ने उत्तर भारत में अफगान सेना के लंबे समय तक प्रभाव के लिए वृत्त प्रदान किया था। इससे यह संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या अफगान रोहिला गठबंधन के बाद शुजा-उद-दौला के समर्थन के बिना मराठा अपना संघर्ष जारी रख सकेगा। खाद्य आपूर्ति में बाधा। आखिरकार अगस्त 1560 में मराठा शिविर दिल्ली पहुंचा और उसने शहर पर धावा बोल दिया। इसके बाद यमुना नदी के किनारे एक मुठभेड़ और पुंजपुरा में एक युद्ध हुआ, जिसमें मराठों ने लगभग 15,000 की अफगान सेना को हराकर युद्ध जीत लिया। आखिरकार पानीपत शहर में मराठों के खिलाफ अब्दाली ने नेतृत्व में 2 महीने की लंबी घेराबंदी हुई। घेराबंदी के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे की ओर आवश्यक आपूर्ति को बाधा पहुंचाने की कोशिश की। इसमें अफगान काफ़ी अधिक प्रभावी हुई और नवंबर 1760 के अंत तक उन्होंने मराठा शिविर को होने वाली लगभग सभी खाद्य आपूर्तियों को बंदित कर लिया। मराठा शिविर में दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत तक भोजन समाप्त हो गया और हजारों की संख्या में मवेशियों की मृत्यु होने लगी। भूखमरी से मरने वाले सैनिकों के बारे में जानकारी की शुरुआत में खबरें आने लगी थी। युद्ध का परिणाम। पानीपत के तृतीय युद्ध के 10 वर्ष बाद पेशावर माधवराव ने एक अभियान के तहत उत्तर भारत में एक बड़ी मराठा सेना भेजी थी, जिसका मतलब था उत्तर भारत में मराठा वर्चस्व के फिर से स्थापित करना। अफगानों के साथ यह तो
पक्षपातपूर्ण विध्वंस शक्ति जैसे रोहिलो या पानीपत के युद्ध के बाद मराठा वर्चस्व के हिलाकर रख दिया था। इस अभियान की सफलता को पानीपत की लंबी कहानी की अंतिम कथा के रूप में देखा जा सकता है। नोट: पानीपत के तीनों युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वह यह है कि विवाद या युद्ध का कारण पानीपत शहर कभी नहीं रहा। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पानीपत हमेशा से दिल्ली का प्रवेश द्वार था। ऐतिहासिक रूप से उत्तर पश्चिम से कोई भी आक्रमण जो दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था उसे खौवर्स दर्रे और फिर पंजाब से होकर आना पड़ा।